देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तूफान आया है, बलवान आया है, जिसका निशाना अचूक है, जिस पर भरोसा अटूट है, जो हिंद की सेना की ताकत है, हिम्मत है, भरोसा है, शान है, अभिमान है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। TV9 भारतवर्ष के बेहद ही खास शो अड़ी में आपका स्वागत है। अंबाला एयरबेस पर जब 5 रफेल्स की लैंडिंग हुई, दुश्मन देश के हलक सूख गए। सोचिए, अभी तो सिर्फ 5 आए हैं, 31 और आने हैं। रफेल की पावर इतनी घनघोर है कि बीजिंग और इस्लामाबाद तक में शोर है। रफेल के स्वागत में हिंदुस्तान के प्रधान ने जो संदेश दिया है, जो देश के लिए भी है, दुश्मनों के लिए भी है, दोस्तों के लिए भी है, हम आपको उसका पूरा विश्लेषण बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि रफेल के आने का मतलब क्या है। साथ ही एक रेल जो चीन और नेपाल का खेल है या उनके लिए आने वाले दिनों में जेल है, ये भी बताएंगे। विदेशी मीडिया में भी रफेल की धूम है, ये अहम खबर मैं आपको बता दूं। विदेशी मीडिया में रफेल को लेकर खासी चर्चा। रफेल पर कनाडा के अखबार का दावा, चीन के सारे सैन्य ठिकाने रफेल की रेंज में। रफेल के आने के बाद चीन में भी दहशत। रफेल के आने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लेकर मीडिया तक में रफेल की चर्चा। खास तौर से दोनों दुश्मन मुल्कों में रफेल की खासी दहशत। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, उनके निगाहों से हम समझेंगे इस पूरे घटनाक्रम के मायने। मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा हमारे साथ होंगे। एयर कॉमोडोर A.S. बहल साहब हमारे साथ होंगे। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा भी हमारे साथ होंगी। और इसके अलावा सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, और गौरव अग्रवाल खास तौर से अंबाला गए हुए हैं और आज उन्होंने पूरे दिन आपको दिखाया है, अंबाला के हर एक घटनाक्रम से अवगत कराया। और आखिरकार जब लैंडिंग हुई तब उस समय आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं जो अब न जाने कितने सालों तक इस देश के जनमानस में अंकित रहने वाली हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा संदेश, वो संदेश जिसमें लाइनों में और लाइनों के बीच में बहुत कुछ है उन सब के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो इस देश के दोस्त हैं, वो जो इस देश के नागरिक हैं, वो जो इस देश में रहते हुए भी इस देश के बारे में ठीक नहीं सोचते, और वो भी जो इस देश के घोषित दुश्मन हैं। वो क्या है, आइए जरा देखें। पहले इस चेहरे को देखिए, इस चेहरे की इबारत को बहुत ध्यान से पढ़िए, इस मुट्ठी में छिपा हुआ संदेश भी देखिए। वो चेहरा जिसने जब गलवान प्रसंग के बाद अपने देश के सामने आकर बातें कही तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक राष्ट्र जो हमारी तरफ दुश्मन की निगाहों से देख रहा है, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया। जब बहुत कुछ बगैर बोले बोला जा सकता हो तो किसी का नाम लेकर उसको अहम नहीं बनाना चाहिए। और आज जब कहने की बारी आई तो क्या कहा गया वो देखिए। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नभ स्पृश दीप्तम। आइए पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन लाइनों का मतलब क्या है। संस्कृत में जब यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफेल के हिंदुस्तान आने के बाद किया तो उसमें राष्ट्र रक्षा के जैसा कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ नहीं है, और ऐसा करता है उसको इसके अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता। नभ स्पृश दीप्तम, मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी। और स्वागतम, वेलकम रफेल। रफेल के आने से बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। और आपने इन लाइनों में वो तो देख ही लिया, लेकिन इसमें एक आह्वान भी है। आह्वान है हर एक देशवासी के साथ। आह्वान है इस बात का कि राष्ट्र को सबसे पहले रखा जाए, सबसे पहले देश हो, उसके बाद अपनी चिंता की जाए। और जिस भी मुल्क में यह होता है उस देश को कभी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती। रफेल आया, लेकिन रफेल के बहुत सारे संदेश भी हैं जो मैंने आपको बताया। राष्ट्रवासियों के लिए जो इसमें छिपा हुआ संदेश है कि राष्ट्र को सबसे पहले रखें, उसके जैसा तप, उसके जैसा पुण्य, उसके जैसा यज्ञ कुछ भी नहीं है। और इसमें यह भी बता दिया गया कि जिस मुल्क में इन लाइनों पर अकीदा रखा जाता हो, भरोसा रखा जाता हो, उससे टकराना ठीक नहीं है।
वो अपनी जान की कीमत पर भी अपने देश की रक्षा करना जानता है, और यही है दुश्मन मुल्क को संदेश। राफेल तो आया, लेकिन राफेल के साथ साथ ये संदेश भी लाया दुश्मन मुल्क के लिए कि हम हौसले में पहले भी आला थे और अब मशीन भी हमारे साथ है, और इन मशीनों में आने वाले दिनों में इजाफा भी होने वाला है, और मैन बिहाइंड द मशीन तो हमेशा से ही उत्कृष्ट रहा है हिंदुस्तान में। लिहाजा इसका एक बहुत बड़ा संदेश उन दुश्मन मुल्कों के लिए भी था। और जब राफेल तैयार करने वाला फ्रांस ये ट्वीट करता हो कि आइए अब साथ मिलकर आसमान छुएं, तो ये दोस्त देशों की तरफ से एक संदेश भी है कि हम सब मिलकर इस दुनिया की भलाई के काम करेंगे। और ये है 17th स्क्वाड्रन गोल्डन एरो, जिसमें शामिल हुआ है राफेल यहां आने के बाद, जिसमें इंडक्शन हो रहा है उसका जो मूल मंत्र है वो है उदयाम अजस्त्रम, एवर अराइज, हमेशा सतत रूप से ऊपर उठते रहो। 17th स्क्वाड्रन जो आप जानते हैं, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और उसके बाद इसे पूर्वी हिस्से से वापस लाया गया था दिल्ली, ताकि दिल्ली की हिफाजत 1965 के वॉर के समय की जा सके। और अब ये पश्चिमी कमान का मुख्यालय बनता है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय एयरफोर्स का अंबाला में, और वहां इसका इंडक्शन हो रहा है 17th स्क्वाड्रन में, गोल्डन एरो में। गोल्डन एरो जिसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड भी 1988 में हासिल हुआ था, लेकिन 2016 में क्योंकि मिग 21 को यह हाउस कर रहा था और वो ये लगने लगा था कि अब इसको रिडंडेंट करना पड़ेगा, और वहां इसको रोक दिया गया था। अब एक बार फिर से राफेल के आने के बाद वो पुनर्जीवित हो चुका है वो स्क्वाड्रन। तो ये आपने देखा, ये दो महत्वपूर्ण संदेश खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई ये लाइनें और इसका निहितार्थ। इसके पहले हमने आपको यह भी बताया है आज पूरे दिन कि रक्षा मंत्री ने इस बारे में क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो देश की तरफ ठीक नीयत नहीं रखते, उनके लिए घबराने की बात है। केवल सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। आइए अब अपने मेहमानों का रुख करता हूं, और सबसे पहले तो इस बात को लेकर आज पूरे दिन आपने देखा है हमारे संवाददाताओं ने आप तक खबरें पहुंचाई हैं, और बहल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। बहल साहब, इसको लेकर हमारे लीडर्स ने जो बातें कही हैं उसके निहितार्थ एक फौजी होने के नाते और एक इस देश के नागरिक होने के नाते आप क्या देखते हैं? देखिए, बहुत सही कहा उन्होंने कि एक स्ट्रेटेजिक फोर्स आज अंबाला एयरपोर्ट पे उतरी है, और इस स्ट्रेटेजिक फोर्स ने पूरा चीन और पाकिस्तान को हिला सा दिया है, और उनको उनकी जो विल टू फाइट है उसको डायरेक्टली अफेक्ट किया है। और जहां तक मैं कहूंगा कि दोनों लीडर्स ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि आज भारत की जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। चाहे ये नंबर आज 5 है, लेकिन ये नंबर 5 बहुत शीघ्र ही 36 नंबर तक पहुंच जाएगा, और 36 नंबर ये अगले साल के एंड तक पहुंचेगा। लेकिन एक स्क्वाड्रन जनवरी या फरवरी तक बन जाएगा, 5 और जहाज 2 या 3 महीने में आ जाएंगे, और इसमें एक फिनोमिनल कैपेबिलिटी आ जाएगी। ये जहाज न केवल दूर तक मार सकता है, लेकिन चाहे वो होतान हो, काशगर हो, या वो गारगुंसा हो, कोई एयरफील्ड तिब्बत की जो लद्दाख के पास। और बहल साहब, जबकि ये कहा जाता है कि कन्वेंशनल वॉर का वक्त असल में ये नहीं है, लेकिन आपको अपनी ताकत में इजाफा इसलिए करते रहना होता है ताकि आपकी बात में वजन और दम बढ़े, तब ऐसे में इन 5 का भी आना बहुत बड़े संदेश अपने आप में समाहित किए हुए है। मैं चतुर्वेदी साहब के पास इस बात को लेकर जाऊंगा। चतुर्वेदी साहब, ये जो बातें कही गई हैं, देश के प्रधान ने अपने ट्वीट में, उन्होंने 2 दिन बाद कोई ट्वीट किया है, और जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो ये श्लोक दिखाई दिया जिसमें राष्ट्र को सबसे ऊपर रखने की बात की गई है। मुझे लगता है इसमें हर किसी के लिए संदेश है, इसमें डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी संदेश है, और हमारे एनिमीज के लिए तो संदेश है ही। बिल्कुल सही कहा दिनेश आपने, ये बहुत बड़ा संदेश है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। तो हम लोग हमेशा राष्ट्र प्रथम, यही हमारा हमेशा मुद्दा रहता है, और ये पूरे राष्ट्र के हर सिटीजन के लिए भी है कि राष्ट्र प्रथम है। हमारे रिलीजन से भी ऊपर हमारा राष्ट्र है, और यही हमने सबने सोचना चाहिए। राष्ट्र के प्रति जो श्रद्धा है वो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और उसी को देखते हुए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। राफेल का भारतीय वायुसेना में आना एक क्वांटम जंप है, ये गेम चेंजर होगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है इसमें। आर्मामेंट सबसे बढ़िया मिसाइल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, प्रिसीजन गाइडेड पिन पॉइंट अटैक करने की क्षमता है इसमें।
तो ये सब चीजें एक अलग वॉरफेयर की तरफ दर्शाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन हमारे पश्चिम पे हमारे दोस्त और नॉर्दर्न के तरफ जो उत्तरी सीमाओं पे हमारे दोस्त हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि भारत क्या, आप जब दोस्त कह रहे हैं तो इस दोस्त में बहुत कुछ समाहित है। और आज चतुर्वेदी साहब मैंने देखा कि सोशल मीडिया में इस बात की भी धूम है कि आज की तारीखों को अगर आप समेकित करें, सबको एक साथ जोड़ें तो जोड़ 56 आता है। क्या इस 56 के भी मायने निकाले जा रहे होंगे? वो लोग जाने जो 51, 52, 53, 54 तक तो आते हैं लेकिन 55, 56 पर अटकने लगते हैं। मैं लेकिन अरोड़ा साहब के पास जाऊंगा। अरोड़ा साहब, सबसे बड़ी तकलीफ खास तौर से मैं देखता हूं जब मैं आर्मी के लोगों से बात करता हूं तो ये होती है कि आर्मी के लोग तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन सिविलियंस कई बार ये नहीं समझते कि हमें किस कीमत पर यह आजादी हासिल हुई है और हम राष्ट्र को सबसे आगे रखना भूल जाते हैं। राफेल तो ठीक है, उसका वेलकम है और वो संदेश भी है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जिसमें राफेल को वेलकम किया गया, ये कहता है कि हम में से हर एक को राष्ट्र के लिए अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये प्रधानमंत्री का ये बयान देना, ये श्लोक पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है अपने दुश्मनों को संदेश देने के लिए कि भारत एकजुट है, जो नेशनल विल है, दृढ़ प्रतिज्ञ है और अगर जरूरत पड़ने पर जितना खर्चा करना होगा देश की सुरक्षा के लिए करने को तैयार हैं। मगर ये अभी शुरुआत है। अभी तो 5 ही जेट फाइटर आए हैं राफेल, अभी आने हैं पूरे 31 और फिर इसके बाद एक ऑप्शन भी है 18 और खरीदने का। शायद जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमने 2012 में ये हवाई जहाज जो है सिलेक्ट किया था, उसके बाद 2016 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। 2016 में जब ये साइन हुआ, अब इन टाइम ये आने लग गए हैं। सर, और जब आप ये जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये आवश्यक लगता है कि हमको अपने दिवंगत नेता के बारे में भी आज सोचना चाहिए। मनोहर पर्रिकर साहब, जिन्होंने खासी भूमिका अदा की थी कि ये राफेल को लेकर जो डील है वो आखिरकार जमीन पर आए, अमल में आए और यहां राफेल पहुंचे, और आज के दिन उनको भी श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए। दीप्ति के पास मैं इस बात को लेकर आऊंगा। दीप्ति, आपका नजरिया इस बारे में और प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को आपने कैसे देखा? जी दिनेश, पहले तो आपने जो कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम श्री मनोहर पर्रिकर जी को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें। उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस डील के लिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है वो इस पूरे देश के लिए इतना संदेश इतना बड़ा है कि हर एक इंसान को, हर एक भारतवासी को इसको समझना चाहिए। असल में इन दोनों बातों को अगर आप दोनों को समानांतर देखें दीप्ति, एक तरफ आप मनोहर पर्रिकर साहब जब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कैंसर से संघर्ष करते हुए, ऑक्सीजन की ट्यूब अपनी नाक में लगाए हुए आखिरी दिन तक दफ्तर जाकर इस देश के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं ने राफेल डील को अमल में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और आप दूसरी तरफ देखें प्रधानमंत्री की ये लाइनें, राष्ट्र की रक्षा जैसा कोई तप नहीं है, यज्ञ नहीं है, पुण्य नहीं है। तो दोनों लाइनें, एक तरफ मनोहर पर्रिकर जीवंत दिखाई देते हैं इन लाइनों के साथ। जी बिल्कुल, हर एक फौजी इनफैक्ट इन लाइनों को जी रहा है आज के टाइम में। आप सरहद पे अपनी थल सेना को लगा लीजिए या वायु सेना को लगा लीजिए या ओशन में जुटे हुए हमारी नौसेना को लगा लीजिए, चारों तरफ से जो भारत माँ की जो सुरक्षा कर रहे हैं, हर एक आर्म्ड फोर्सेस का जो जवान और है, दीप्ति, मैं तो कल से आपसे बात करते हुए लगातार मेरे को ये स्मरण हो रहा है कि टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पृश दीप्तम, उसमें दीप्ति आपका नाम खुद समाहित है। लेकिन मैं इससे पहले कि अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जाऊं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 6:15 बजे आप ये देखने वाले हैं कि आज की तारीख के पहले इंडियन एयरफोर्स और आज की तारीख के बाद इंडियन एयरफोर्स क्या बड़ी तब्दीली आने वाली है। और 6:30 बजे आप ये देखेंगे कैसे नेपाल को धीरे धीरे अपने जाल में कसता जा रहा है चीन, और नेपाल को शायद ही समझ में आ रहा हो कुछ दिनों में ये रेल जो वो चलाने वाला है कैसे उसके लिए जेल बन सकता है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर मैं आपको बता दूं, गूगल सर्च में टॉप ट्रेंड में राफेल, पिछले 4 घंटों का वर्ल्ड वाइड गूगल ट्रेंड, पिछले 4 घंटे में सबसे ज्यादा चीन में सर्च राफेल हुआ है। अमेरिका में, पाकिस्तान में, फ्रांस में, बांग्लादेश में
सर्च हुआ है रफेल। भारत, चीन, नेपाल, जर्मनी, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जो कीवर्ड सर्च किया गया है वो है रफेल। और इसको लेकर मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, सबके जहन में इतनी क्यूरियोसिटी और इतना ज्यादा लोगों में उत्साह, और ये उत्साह ना सिर्फ भारत के अंदर दिनेश, बल्कि भारत के बाहर भी, दुनिया भर में कुछ वो लोग हैं जो भारत को अपना मित्र मानते हैं और ये देखना चाहते हैं कि भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सर्च पाकिस्तान और चीन में भी बहुत ज्यादा है दिनेश, और लगातार खास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूं, लोग ये तक देख रहे हैं कि कितना कॉस्टिंग है, क्या कर सकता है चीन, पाकिस्तान में कितना जल्दी घुस सकता है। तो ये सर्च, वो बौखलाहट भी और ये डर भी है कि लोगों को लगता है कि भारत इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत की पॉलिसी शुरू से बहुत साफ रही है कि हम डिफेंसिव फोर्स है, हम जब तक किसी की सीमा में नहीं देखते, जब तक कोई हमारी सीमा में आंख नहीं गड़ाता। तो ये, और इससे पहले कि मैं गौरव की तरफ जाऊं, और जाहिर है रफेल को लेकर भी आज वही मुझे याद आता है कि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी रफेल की मूरत तैसी। अब जिसने गूगल में सर्च किया है वो अपने हिसाब से इसके मायने निकाल रहा होगा और रफेल को देख रहा होगा। अपने मेहमानों का रुख करूं और मैं जाऊं अंबाला अपने संवाददाता गौरव के पास। उससे पहले मैं सुमित आपको यहां आमंत्रित करूंगा क्योंकि इसमें आपके भी इनपुट्स की जरूरत है। और यहां हम देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स, देखो देखो सरहद का शेर आया। जब सरहद का यह शेर यहां पहुंचता है तो फिर कितनी तब्दीली आती है। इंडियन एयरफोर्स आज की तारीख से पहले और अब, जरा मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं सुमित, कितना बड़ा डिफरेंशिएटर है रफेल। देखिए डिफरेंशिएटर कैसे होगा, पिछले साल की चीजें मैं आपको बताया तो बालाकोट में जो हुआ, बालाकोट में हमारे फाइटर्स गए, खासतौर पे हमने देखा मिग 21 भी गया S4 F-16 के पीछे। लेकिन अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है दिनेश, तो इसको जाने की जरूरत नहीं, अपने इलाके से ही अपने आर्म्स के साथ फायर कर सकता है। और एक क्विक रिकैप कर दूं मैं इसको, ये मैरिनेक दिखाई दे रहा है आपको, फ्रांस का एयरबेस, और यहां से 27 जुलाई को उड़ान भरी हमारे 5 रफेल ने, और जो कि पहली खेप है रफेल की। अभी कुल मिलाकर 36 हमारे पास आने हैं। उसके बाद ये पहुंचा यूएई के अल-दफरा, अबू धाबी से 36 किलोमीटर दक्षिण में ये अल-दफरा एयरबेस आप देख रहे हैं। और उसके बाद आज सुबह करीब 11:30 बजे उड़ान भरकर वहां से करीब 2:30 पौने 3 बजे यहां पर लैंडी, 3 बजे पहला रफेल ने टचडाउन किया अंबाला में। और मैं आपको बता दूं कि 7000 किलोमीटर का जो सफर है ये इसलिए क्योंकि यहां पर हॉल्ट करना, कमर्शियल फ्लाइट के जब भी कोई पायलट फ्लाई करता है तो 2 दिन का आराम दिया जाता है उसको। लेकिन हमारे पायलट्स को, कई लोग पूछ रहे थे कि रिफ्यूल इसको यहां क्यों करना पड़ा, क्योंकि 10 घंटे तक लगातार ये उड़ सकता है। देखिए तो फिर ये तो कम दूरी थी, देखिए मतलब उसको टॉप अप किया गया है। नहीं दिनेश, क्या होता है कि जब भी फाइटर पायलट्स होते हैं, मैं आपको वही बता रहा था, प्रोटोकॉल कमर्शियल पायलट्स का होता है 2 दिन का आराम, लेकिन फाइटर पायलट्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए 1 दिन का प्रोटोकॉल है। और इसके अलावा क्योंकि कोविड के चक्कर में, कोविड के लिए जब हॉल्ट किया गया दिनेश, तो उसके बाद खासतौर पर इन लोगों को इनके टेस्ट किए गए, मेडिकल टेस्ट किए गए, कोविड टेस्ट किए, तो 1 दिन का आइसोलेशन हुआ। उसके बाद जरा जल्दी से मुझको ये समझाइए, ये क्या कहता है, ये यहां पर जो हम उनके उसकी एक खासियत में से एक दिखा रहे हैं M88, क्या क्या है इसमें खास? देखिए M88 इंजन से लैस है, 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। और खास बात मेटियोर की जो मैं बात कर रहा हूं, 150 किलोमीटर की उसकी रेंज है, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में अपनी वेपनरी के साथ 40 टारगेट एक बार में लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके आगे जो आप देखते हैं, यहीं पर इसके रडार होते हैं, और रडार का काम कहा जाता है कि जो पहले देखेगा वही टारगेट करेगा। तो ये रडार सिस्टम आपको वो सब चीजें पिक करके देता है, और अचूक निशाना मेटियोर का मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि 100 किलोमीटर तो अचूक निशाना है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है, उसका जो पूरा दायरा है वो करीबन 150 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आप दूसरी चीजें देख रहे हैं कि 2021 तक, 22 तक सभी रफेल भारत आ जाएंगे। 10 रफेल अभी तक तैयार हैं, 5 हमारे पास आए हैं, 5 पे ट्रेनिंग और चल रही है हमारे पायलट्स की, और जब वो ट्रेनिंग खत्म होगी तो वो लेकर आ जाएंगे। और हर सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि सर्विसिबिलिटी 75% होगी, वो हमेशा में रेडी टू ऑपरेशनलाइज है। तो ये सबसे कुछ बड़े गेम चेंजर है जिनके बारे में चलिए अब इसको लेकर बहल साहब के पास जाता हूं। बहल साहब, ये जो खुसूसियात हैं इसकी, किस तरीके से ये एक बड़ा डिफरेंशिएटर साबित होती है इंडियन एयरफोर्स के लिए सर? देखिए, जितने भी फ्रांस के जहाज रहे हैं, चाहे वो मिराज 2000 रहे या उससे पहले तूफानी रहे, इनकी सर्विसिबिलिटी स्टेट हमेशा से बहुत हाई रहा है, इनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई रही है, इनकी सिस्टम्स के जो
परफॉर्मेंस है, वो जो बताते हैं उससे हमेशा बेहतर निकले हैं। और फ्रांस ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है बहुत जल्दी से ऑपरेशंस करने में, चाहे वो कारगिल युद्ध में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो पहली बारी में राष्ट्र 2000 से गिराए गए थे। और अब जब रफाल को हम देखते हैं तो रफाल के अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण कैपेबिलिटीज हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से वो 10 घंटे तक हवा में रह सकता है, साथ ही में उसकी जो सॉर्टी जनरेशन रेट है, यानी कि एक सॉर्टी के बाद दूसरी सॉर्टी जाना, तो 5 सॉर्टीज कर सकता है एक 24 घंटे के पीरियड के अंदर। और तीसरी जो अहम बात आती है इसके अंदर कि रफाल की जो रिलायबिलिटी है, J-20 बैटल टेस्टेड नहीं है, रफाल बैटल टेस्टेड है, चाहे वो लिबिया, बैटल टेस्टेड, रिलायबल और न जाने कितनी खासियतें। बहल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे संवाददाता गौरव, उनको एक बार बधाई देनी होगी आज जिस तरीके से पूरे दिन वो डटे रहे। इनफैक्ट वहां 2 दिन से लगातार जमे हुए हैं और हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अंबाला के आसमान से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। गौरव इसको एक्सप्लेन करेंगे। गौरव, क्या दिखाई दिया हमको आसमान में अभी? अभी जब आप बात कर रहे थे एक पैनलिस्ट से, यहाँ से C-17 ग्लोब मास्टर एक प्लेन जो कि ट्रांसपोर्ट कैरियर है वो यहाँ से गया है। और सुमित आपको बेहतर बताएंगे कि जब अंबाला 5 राफेल आए हैं तो उनके साथ ट्रांसपोर्ट विमान भी एक आया है जिसमें जो दूसरे कम्युनिकेशन से जुड़े हुए और दूसरी चीज़ों से फैसिलिटी से जुड़े हुए जो स्टाफ थे वो भी जो आया है वो उसके साथ आए थे, तो वो अभी यहाँ से उड़ के गया है। और दिनेश, मैं आपको बताऊँ, सुबह से मैं कवर कर रहा हूँ, कल से लगातार हम लोग इस बात पर नज़र बनाए हुए थे कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि आप भी जब सुबह लाइव मेरे साथ थे तो आप भी बात कर रहे थे कि मौसम कैसा, मैंने आपको बताया था मौसम करवट ले रहा है। लेकिन यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि इंद्र देवता हम लोगों की परीक्षा ले रहे थे और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। हमको तो यह भी लग रहा था गौरव, आप वहां पर गए हैं हमको ये दिखाने के लिए, लेकिन तमाम तरीके के व्यवधान, एक तो धारा 144 वो तो एहतियातन लगाना जरूरी था, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, फिर इतनी तेजी से आते हुए विमानों को क्या एक तो यहां उतरेंगे या जोधपुर उतरेंगे मौसम की खराबी की वजह से, अगर यहां उतरेंगे तो उसको क्या हम कैप्चर करके अपने दर्शकों तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन आपने सब कुछ बखूबी किया गौरव, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चतुर्वेदी साहब के पास मैं जाऊंगा। चतुर्वेदी साहब, कुल मिलाकर हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये आज के पहले इंडियन एयरफोर्स और आज के बाद तस्वीर कितनी जुदा होने वाली है सर? ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छा दिन है आज, और बहुत ही क्वांटम जंप। आज हमारे पास 30-31 स्क्वाड्रन है, 2 स्क्वाड्रन अभी रफेल के आएंगे, और जो हमारा एक ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ हम जल्दी बढ़ रहे हैं। रफेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, वॉरहेड, आर्मामेंट, एवियोनिक्स, सब बहुत उम्दा दर्जे के हैं। उसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक थिएटर से दूसरे थिएटर में जाने की, वो बहुत बड़ी चीज है, और ये इसको इतनी उम्दा दर्जे के कैटेगरी में ले जाता है कि वॉरफेयर के मैदान में ये अच्छी तरह से दुश्मन तो क्या मैं आपकी बात का मतलब ये समझूं सर कि ओमनी रोल फाइटर सुपर एयरक्राफ्ट, क्या यही इसको J-20 से अलग करता है? उसको हम ये ओमनी रोल वाली कैटेगरी में नहीं ला सकते, उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है सर? दिनेश जी, J-20 इसके आगे कहीं नहीं है। J-20 बैटल टेस्टेड नहीं है, आज भी उसको नहीं मालूम कि उसके जो रडार के लिए जो रिफ्लेक्ट करता है वो क्या है, उसका बैटल में वो कैसे होगा, उससे कंपैरिजन रफेल का करना बिल्कुल तो आप ये कह रहे हैं सर कि उसको अभी कोई भी कैटेगरी देना ठीक नहीं है? कैटेगरी में वो क्या है क्या नहीं है कोई नहीं जानता चीन के अलावा। चीन अपने सामान का खुद जिम्मेदार, वही जानता है कि असल में क्या है। मैं आता हूं अपने बाकी मेहमानों के पास, लेकिन 4 घंटे में सबसे ज्यादा चीन में सर्च क्या हुआ है वो आपको बता दें। रफेल, उसके बाद हुबाई, उसके बाद शंघाई, उसके बाद बीजिंग, सिचुआन में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड रफेल है। अंबाला में लैंडिंग के साथ ही चीन में दहशत देखी जा रही है। वहां लोग ये समझने में लगे हुए हैं कि हमारा सिरफिरा जिनपिंग हमको कहीं मौत के मुहाने में तो नहीं ढकेल रहा है। अरोरा साहब के पास इस बात को लेकर जाऊंगा। अरोरा साहब, खासतौर से ये समझाइए कि इसका इंटरप्रिटेशन हमारे एडवर्सरीज कैसे कर रहे होंगे? देखिए, आप अभी कह रहे थे ओमनी रोल है, इसका मतलब है चाहे वो एयर डिफेंस हो, इंटरडिक्शन हो, दुश्मन के हवाई जहाज गिराना, ग्राउंड पे नुकसान करना, रिकॉनेसेंस करना, न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी करना, ये सब रोल बहुत ही थोड़े समय में इसकी तैयारी की जा सकती है। पहली बात तो ये है, ये J-20 को भी अंडर एस्टिमेट करना अच्छी बात नहीं होगी। J-20 एक 5th जनरेशन फाइटर है और हमारा रफेल 4th जनरेशन प्लस है।
मगर कहते हैं कि अभी J-20 जितना वो क्लेम कर रहे हैं उतना स्टेल्थी नहीं है। हमारे रेडार और Su-30 MKI ने उसको डिटेक्ट कर लिया है, मगर फिर भी वो डिफरेंट क्लास का एयरक्राफ्ट है। हाँ, ये है, अभी तक उसके पास 10 पीस हैं, 50 फाइटर जो हैं वो अभी ऑर्डर पे हैं, और अभी खास तौर पे चाइना के ईस्ट कोस्ट की डिप्लॉयमेंट पे हैं। मगर वो तिब्बत क्रॉस करके लद्दाख में भी आ सकते हैं अगर जरूरत पड़े, मगर अभी उतना उसका खौफ नहीं है। जब ज्यादा नंबर में आएंगे तब देखना होगा। जब ज्यादा नंबर में आएंगे, अभी 10 हैं, 50 का ऑर्डर और है, अभी ईस्ट कोस्ट में डिप्लॉयड हैं, लेकिन तिब्बत वाले थिएटर में भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर कहते हैं कि वो उतना फिजिबल नहीं है। बहरहाल आपने ये कहा कि दुश्मन की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन इस समय पाकिस्तान और चीन में इंटरप्रिटेशन चल क्या रहा होगा बहल साहब? देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि F-16C डी जो जहाज है जिसके साथ उन्होंने शूट डाउन किया था हमारा MiG-21, उसके साथ एक AMRAAM एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AIM-120C लगाई थी। ये एयरक्राफ्ट रफाल जो है उससे बेटर रेडार है, उससे बेटर मिसाइल है मीटियोर, और कम से कम एयर डोमिनेंस में F-16CD से बेटर है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि J-20 उसमें एक बहुत बड़ा कैनार्ड है, उसका साइज बहुत बड़ा है और लेंथ और विड्थ उसकी बहुत बड़ी है उस जहाज की, और जो उसका इंजन है वो सुखोई 30 वाला इंजन है, दो अभी बाद में WS लगेंगे, और एज ऑफ माय एप्रिसिएशन उसका रेडार क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर जो रेडार पकड़ता है और जो हीट सिग्नेचर है वो अभी ज्यादा है, और हमको तो यही सूट करता है सर, खुदा करे ऐसा ही हो। और वो जो कम अक्ल और पूरी इंसानियत को खतरे की तरफ धकेलने वाला देश है, उसकी तो हर कोशिश में ऐसे ही पलीता लगना चाहिए। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कोशिश कर रहा है चीन, किस किस तरह की कोशिशें कर रहा है, कहां कहां से वो दुनिया में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे पड़ोसियों के बीच में खाई पैदा करने की, दो दोस्तों को दुश्मन बनाने की कोशिश वो इसलिए कर रहा है ताकि गड़बड़ी फैला सके और अपने टूल, अपने स्टूज के तौर पर, अपनी कठपुतली के तौर पर वो नेपाल का इस्तेमाल कर सके। देखिए जरा क्या हो रहा है, रेल और रोड सेवा के बहाने क्या हो रहा है। देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा है ल्हासा, उसके बाद शिगास्ते, केरुंग से होता हुआ काठमांडू तक का ये रूट, और इसको इधर पोखरा और लुम्बिनी तक बढ़ाए जाने की बात हो रही है। रेल एंड रोड रूट को इस तरीके से बढ़ाना चाह रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां पे एक उत्तर और पश्चिमी प्रांत जो उसका है, वहां से नीचे की तरफ काठमांडू तक उसने अपनी मालगाड़ी चला भी दी है। ये गाड़ी कितना माल देगी नेपाल को? दिनेश ने अपने बहुत अच्छी बात आपने बोली थी कि ये रेल नहीं, ये जेल होगी, और सच में ये नेपाल के लिए जेल होगी, क्योंकि चीन जो है वो नेपाल को कॉर्डन करने की कोशिश कर रहा है, बांध देगा। और ये जो रेल लिंक आप देख रहे हैं ना, इसका मेजर इशू था 2008 में जब डिसाइड किया गया था कि इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नेपाल की तरफ से होगा, हालांकि नेपाल ने मना कर दिया। अब चीन खुद से ये करना चाहता है, और आप मान के चलिए काठमांडू से केरू, और केरू के बाद शिंगास्ते और फिर लासा। लेकिन ये टेरेन जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है दिनेश, और इसकी खास बात यह कि इसमें बहुत जगह इनको टनल्स बनाने हैं, चीजें बनानी है, और इसको लेकर कई बार डिले हो चुका है। लेकिन अब चीन लगातार इसकी जो सर्वे है, ग्राउंड सर्वे, वो किया गया है, और इससे पहले एक रोड बनाने की कोशिश है। बताइए कि वहां की लीडरशिप को ये समझ में नहीं आ रहा, और वहां नेपालियों को किस तरह के खतरे में वो लोग डाल रहे हैं, जरा ये जल्दी से बताइए। अभी तक अगर आप मोटे तौर पर समझे कि अगर किसी नेपाली को या किसी नेपाली वासी को भारत आना होता तो कोई वीजा नहीं, कोई चीज नहीं, आराम से आ सकता है। हमारी दोस्ती, हमारी जो रिश्तेदारियां हैं, और वो यहां से आपका गोरखपुर हो, दिल्ली हो, आराम से आ सकते हैं। लेकिन अब वहां से अगर उसको यहां से केरू जाना हो, या सिगास्ते जाना हो, या फिर लासा जाना हो, तो आप मान के चलिए कितना बड़ा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा इंटरनेशनली जाने के लिए, यानी बाहर अगर उसको जाना हो या फिर उसे कोई काम हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये हिमालय की टेरेन्स है, यहां पर चीजें कर पाना बहुत मुश्किल है। ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रिंग, रेल लिंक बनाना बहुत मुश्किल है दिनेश। अब इसको लेकर मैं मेहमानों के पास जाना चाह रहा हूं। ये चतुर्वेदी साहब, ये हम लगातार देख रहे हैं कि वो किस तरीके से ये बताता है मुल्क को किसी की आपके फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन असल में उसका इस्तेमाल करता है कठपुतली के तौर पर। क्या नेपाल में लीडरशिप को ये धीरे धीरे ही सही समझ में आ रहा है, या जब तक समझ में आएगा देर हो जाएगी? ये नेपाल की लीडरशिप तो आज टोटली अंधी हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ओली भी समझते जरूर हैं, लेकिन वो चीन के हाथों में बिक चुके हैं इस वक्त। लेकिन नेपाल के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत क्लोज है,
और मैं समझता हूं कि नेपाल की जनता ये चीज समझती है। वो अच्छी तरह से उनको इंडिया आने में और सी रूट और किसी बंदरगाह में जाने के लिए कोई समय नहीं लगता, जबकि उल्टे चाइना की तरफ वहां कोई जाने वाला नहीं होगा। आप रेल बना लो लेकिन उसको यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ये सब चीजें चीन अपने फायदे के लिए कर रहा है और वो समझता है कि किस तरह से एक जैसे पुराने जमाने में जमींदार लोग गरीबों की जमीन ले लेते थे, ये उस तरह के बिल्कुल ये दुनिया के साहूकार की तरह एक्ट कर रहा है सर। लेकिन जैसा कहा जाता है कि अगर आपको शक्ति संतुलन करना है तो दुश्मन को समझाने के लिए भी आपको ताकत चाहिए और दोस्तों को बनाए रखने के लिए भी। आज के दौर में था हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध, आज है, लेकिन क्या आप दोस्तों को साधने के लिए भी ताकत चाहिए और इसलिए राफेल आवश्यक है क्या दीप्ति? जी दिनेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि भले ही नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे और आजकल वो अपना रुख बदल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब नेपाल भी ये देखेगा, जब नेपाल भी ये कंपेयर करेगा, नेपाल हम सब जानते हैं एक हिंदू देश है और भारत के साथ उसके रिलेशन कैसे रहे हैं, भारत ने कैसे उसको संवार के रखा है, तो जब कल को वो कंपेयर करेगा, जब वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आएगी तो मुझे लगता है कि वो भारत की तरफ ही ज़्यादा झुकेंगे। अभी भले ही थोड़े बीच में नमक मिर्च का काम कर रहा है चाइना, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि नेपाल भारत का साथ जरूर देगा, क्योंकि अब हमारे पास जो राफेल नाम की जो टाइगर एक हमारे पास आया है, उसने हमारी बैकबोन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो कल को अगर हम भारत के नेपाल के साथ भी अगर भारत और दीप्ति जी जब इसकी आप उपमा दे रही हैं, तुलना कर रही हैं टाइगर के साथ, तो आज टाइगर डे भी है, तो कमाल की उपमा आपने दी है। और इसको लेकर मैं जरा अरोरा साहब के पास जाऊं। अरोरा साहब, जबकि ये टाइगर यहां पहुंच गया है, क्या अब हमारे पास टाइगर आने में जो अनावश्यक देर हुआ करती रही है, अब ये समझते हुए कि बेशक कन्वेंशनल वॉरफेयर का जमाना नहीं है, लेकिन इसी से आपकी ताकत डिसाइड होती है और नेगोशिएशन टेबल पर आपकी औकात का अंदाजा किया जाता है, इसी को देखते हुए क्या आने वाले दिनों में हम रक्षा सौदों में और तत्परता देखेंगे सर? बिल्कुल, ये हमें हमारी अच्छा भाग्य है कि जब हमें हवाई जहाज चाहिए थे, फाइटर चाहिए थे, 5 देशों के 7 जहाज ऑफर पे आए। अभी भी जब राफेल आ गया है और फिर भी हमें मल्टी रोल फाइटर की और जरूरत है और जिस किस्म का अभी सौदे के लिए बातचीत चल रही है, 7 फाइटर अलग अलग 5 देशों से कंपटीशन में हैं। मगर मैं वापस आना चाहता हूं आपके नेपाल के सवाल पर। उसका जड़ तो ये है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत चल रही है, जो चीन के लिए उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। जब भी कुछ होता है वो कुछ वजह ढूंढते हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट उठाने की। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया था तो 6 महीने का ब्लॉकेड हुआ था, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर ब्लेम किया। जब ये डीमोनेटाइजेशन हुई थी तब भी उन्होंने बोला कि नेपाल को बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि इंडियन रूपी करेंसी वहाँ भी चलती थी। और मोदी साहब नेपाल 2014 के बाद 3 बार जा चुके मुझे समझ में तो ये नहीं आता कि कम्युनिज्म की बात करने वाला सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट एक्चुअली बनकर बैठा हुआ है और उसके साथ अपने को जोड़कर नेपाल देख कैसे सकता है। मैं आपके पास लौटूंगा सर, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं। पाकिस्तान में गूगल सर्च में राफेल की धमक दिखाई दी है। पिछले 4 घंटे में गूगल सर्च में राफेल टॉप ट्रेंड। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान के पंजाब में भी सर्च किया गया है राफेल। जोर शोर से लोग वहां समझना चाहते हैं कि राफेल आखिर क्या बला है और ये बला उनके ऊपर कहर बनकर तो नहीं टूट पड़ेगी। बहल साहब, यही होना चाहिए इनके साथ, यही खलबली होनी चाहिए और हमने वो अकम्प्लिश किया। देखिए, पाकिस्तान के पास 76 F-16 है, 110 JF-17 है, लेकिन कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जो रफाल को मैच करता हो। रफाल लो ऑब्जर्वेबिलिटी है, उनके रेडार्स पे भी मुश्किल से पिकअप होगा। उसके ऊपर जो इसमें वेपन सिस्टम लगे हैं, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पे मार करते हैं, वो इतने लंबे रेंज के हैं जो अभी अनमैच्ड है पाकिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये खलबली मची हुई है कि अभी उसके बराबर का कोई भी हवाई जहाज नहीं है। एक सडन इजाफा हुआ है भारत की वायुसेना की पावर के अंदर और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो हमेशा क्वालिटी पे बेस करता है अपने जहाज, अब वो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया।
वो पीछे रह गया और ये दिखाई दे रहा है। और राफेल को लेकर ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से इसको सर्च किया जा रहा है हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद, खास तौर से चीन में और पाकिस्तान में, ये दिखाई दे रहा है कि वहां के लोग अपने हुक्मरानों की अकल पर तरस खा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बड़े खतरे की तरफ धकेल रहे हों वहां की आवाम को। क्या एक बड़ा डिवाइड दिखाई दे रहा है सर? मैं इसको लेकर चतुर्वेदी साहब के पास जाऊंगा। चतुर्वेदी साहब, आज जब ये कनेक्टेड वर्ल्ड है और लोग अपने व्यक्तिगत हितों को आगे रखकर सोचते हैं, क्या इन दोनों मुल्कों में ये देख रहे होंगे वहां के लोग की वहां के हुक्मरान किस तरीके से एक एक इंच करके उनको बड़े खतरे की तरफ धकेल रहे हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान स्पेशली आज दिवालिया हो चुका है। उसके पास ना तो पैसा है, ना अपनी जनता को देखभाल करने के लिए कोई एक दृढ़ शक्ति है, ना कैपेबिलिटी है, काबिलियत नहीं है। उनकी जो सेना है वो टोटली पॉलिटिकल हो चुकी है, कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं रह गई है वो। तो ये सब चीजों देखते हुए जब वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो वहां की जनता जरूर सोचती होगी कि ये क्या देश है और हमारा क्या देश है। और ये डिवाइड आ गया है चीन के हाथों। ग्वादर एयरपोर्ट जो बंदरगाह है, पोर्ट, वहां पर जो टोटली वहां पे एक चाइनीज कॉलोनी बनने लगी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है, ये सब चीजें देखते हुए वो ठीक तुलना की गई है सर। आज के जमाने का ईस्ट इंडिया कंपनी जब चीन को कहा जाता है तो इसी की वजह से कहा जाता है कि उसने किस तरीके से अनौपचारिक उपनिवेश इन तमाम जगहों पर बना लिया है। मैं इसको लेकर अब मैं अरोरा साहब के पास जा रहा हूं। अरोरा साहब, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि खास तौर से हमारे एडवर्सरीज पाकिस्तान और चाइना, इनको अपनी आर्मी स्ट्रैटेजी में क्या बहुत बदलाव करना पड़ेगा अब राफेल के हमारे पास आ जाने के बाद? इसमें बिल्कुल नहीं बदलाव। तो मेरा ख्याल चाइना और पाकिस्तान में जो कोऑपरेशन हो रहा है उसमें बदलाव आएगा। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तो एक चाइना का प्रोविंस बन चुका है, अभी वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान अब चीन की जिम्मेवारी है। फर्क इतना हो गया है इंडिया और पाकिस्तान। सर, वो कहता है कि पाकिस्तान जैसा अफगानिस्तान को और नेपाल को बनना चाहिए, आयरन ब्रदर बनना चाहिए। ये आयरन ब्रदर क्या है सर? क्योंकि पाकिस्तान में चीन के इतने ज्यादा इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, प्रोजेक्ट्स है, और खास करके जो कॉरिडोर बनाया है ग्वादर पहुंचने के लिए और अरेबियन सी में पहुंचने के लिए, खाड़ी के पास पहुंचने के लिए, अब चीन जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके पे किसी का कब्जा हो जाए। तो चीन की जिम्मेवारी बन गई है। इस करके अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि चीन पाकिस्तान को मदद कर रहा है बायोलॉजिकल वॉरफेयर फैसिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि अगर उसकी कन्वेंशनल ताकत इतनी नहीं है तो शायद अनकन्वेंशनल तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर सके और केमिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर सके। ये एक बड़ी चिंता है, ये एक बड़ी चिंता है सर, ये वाकई बड़ी चिंता है। अब जिस तरीके की नीचे गिरने पर चीन उतारू है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज यहां पर, क्योंकि आप डिफेंस कवर करते हैं, सुमित मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने जब मौजूदा ऑफिसर से या जो रिटायर्ड ऑफिसर से आपकी दिन भर बात हुई, क्या रिएक्शन है? देखिए, सभी का रिएक्शन था कि ये चीज अगर थोड़े साल पहले और होती तो और मंजर अलग होते। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर मेरी बीएस धनोआ साहब से बहुत लंबी बातचीत हुई थी, तब भी जब वो खुद MiG-21 लगातार वहां पर फ्लाई किया था, और आज भी, इससे पहले कल भी, तो उन्होंने कहा था कि जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा राफेल का और सुखोई का, तो वो अपने आप में देखना एक बहुत ही अलग होगा। और आज हमने देखा भी, जब स्काइज में हमारे एंटर किया, एयर स्पेस में हमारे एंटर किया, तो उसको स्कॉट करने के लिए हमारे सुखोई गए। और वो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें शायद जब दुनिया देख रही होगी तो समझ पाएगी कि हमारी ये डोमिनेंस इतनी ज्यादा क्यों मजबूत हो रही है, और हम क्यों आज फिर भी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत किस तरह से एक नया भारत है। तो इस डील के मामले में ये कहा जाए कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे ओपोनेंट्स को, हमारे दुश्मनों को नजर में रखते हुए हमको अब देरी और नहीं करनी चाहिए। और राफेल को लेकर जहां एक उसका मायना है आग का गोला, वहीं हिब्रू में अगर इसकी तर्जमानी देखेंगे, राफेल को कहा जाता है गॉड हील्स, भगवान रक्षा करता है। तो किसी के लिए ये आग का गोला है और किसी के लिए ये भगवान की रक्षा है। जो जैसा चाहता है देख सकता है। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क।
TV9 नेटवर्क